हरिद्वार में हर की पैड़ी पर अब ना हबीबुल्लाह की एंट्री होगी, ना अब्दुल्ला की, ना कासिम जा पाएगा और ना ही वसीम। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहां के हर गंगा घाट पर मियां भाई के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया। अब धर्म की नगरी के गंगा घाटों पर सिर्फ सनातन में आस्था रखने वाले ही जा पाएंगे। किसी भी गैर सनातनी की एंट्री वहां नहीं हो सकेगी। हर की पैड़ी पर ऐसी वार्निंग वाले पोस्टर लगा दिए गए जिन पर साफ साफ लिखा है कि अहिंदुओं का, यानी जो हिंदू नहीं है, उनका प्रवेश वर्जित है। देखिए रिपोर्ट। अब उनकी आस्था नहीं है तो इस क्षेत्र में वो क्यों आना चाहते हैं? जिसकी माँ गंगा, गायें, गीता, गायत्री, इनमें जिसकी आस्था नहीं है, मुझे लगता है कि वह हिंदू है। हर की पैड़ी में मियां भाई की एंट्री बैन। हरिद्वार के गंगा घाट पर भाईजान की नो एंट्री। पहले कांवड़ रूटों पर मियां भाई की एंट्री बैन, फिर महाकुंभ में भाईजान की एंट्री पर बवाल, माघ मेले में भी कट्टरपंथियों के आने पर सवाल। अब हर की पैड़ी पर भी मियां भाई की एंट्री बैन। यानी हिंदू आस्था से जुड़े पर्व हो या फिर सनातनी संस्कृति के प्रतीक, अब कट्टरपंथियों की एंट्री को लेकर सवाल खड़े होने का सिलसिला सा चल पड़ा है। हर सनातनी चाहता है कि अपने आराध्य से जुड़ी उसकी आस्था की पवित्रता बरकरार रहे, आस्था उसकी खंडित ना हो। लिहाजा ये चाहत अब पोस्टरों की शक्ल में हर की पैड़ी पर नजर आने लगी है। हिंदू प्रवेश को लेकर गंगा सभा के द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। गंगा सभा के द्वारा जितना भी हर की पौड़ी के एंट्रेंस गेट है, वहां पे एक बोर्ड लगाया गया है। मैं आपको बोर्ड दिखाना चाहूंगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि म्युनिसिपल एक्ट 1916 के तहत यहाँ पे अहिंदू का प्रवेश वैसे भी निषेध चला आ रहा था, लेकिन अब गंगा सभा ने फिर से मांग उठाई है और अब एक बार फिर से ये बोर्ड लगाए गए हैं, एक नयापन दिया गया है। हाल ही में कुछ युवक अरबी शेख जैसे कपड़े पहनकर हर की पैड़ी पर घूमते नजर आए थे। लोगों ने पूछताछ की तो युवकों ने बताया कि वो हिंदू हैं, उन्होंने रील बनाने के लिए भेष बदला था। इस पर काफी विवाद हुआ। लोगों का कहना है कि ऐसे लोग भेष बदलकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के बाद हर की पैड़ी पर अहिंदुओं का प्रवेश बैन संबंधी पोस्टर नजर आए। ये पोस्टर गंगा सभा की ओर से लगवाए गए हैं। हालांकि गंगा सभा का दावा है कि ये कोई नई पहल नहीं है, म्युनिसिपल एक्ट 1916 में इसका पहले से ही उल्लेख है। मैं जो तात्पर्य मानता हूं कि जिसकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, जिसकी हिंदू तीर्थों में कोई आस्था नहीं है, जिसकी माँ गंगा, गायें, गीता, गायत्री, इनमें जिसकी आस्था नहीं है, मुझे लगता है कि वह हिंदू है। और जब उनकी आस्था नहीं है तो इस क्षेत्र में वो क्यों आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जब उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है तो वो यहाँ ना आए, यह आग्रह हम इस कानून के माध्यम से करते हैं। गंगा सभा लंबे समय से हरिद्वार के अलग अलग घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग करती आ रही है। संस्था का तर्क है कि यह मामला धार्मिक आस्था, परंपरा और परिसर की पवित्रता से जुड़ा हुआ है और इसीलिए उसने हर की पैड़ी पर ऐसे पोस्टर लगवाए हैं। उसकी इस पहल का सनातनी स्वागत भी कर रहे हैं। मक्का मदीना में गैर मुस्लिमों का प्रवेश सख्त रूप से वर्जित है और वहां पर सख्त चेकिंग जो है की जाती है ताकि कोई भी उस स्थान की गरिमा को, परंपराओं को ना तोड़े। ये एक जो है कहीं ना कहीं सरकार का या जो सभा है उसका एक अच्छा कदम है। बिल्कुल अच्छी बात है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है इस चीज के लिए कि जो नॉन हिंदू है, जो ये है उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया, बहुत ही सराहनीय कदम है। हालांकि हर की पैड़ी पर लगे गैर हिंदुओं के प्रवेश संबंधी पोस्टर पर मियां भाई भड़क गए हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पहल बता दिया है। इस तरह के बैनरों से माहौल तनावपूर्ण होता है और हिंदू मुस्लिम टकराव बढ़ता है। इस तरह के बैनर पोस्टर नहीं लगाना चाहिए कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का आना ममनू है। वर्तमान में आध्यात्मिक जगहों पर बाबा कई रील और ट्रेंडिंग में हैं। उन पर हम यही कहेंगे, सभी हिंदुओं से, समस्त सनातनियों से प्रार्थना है, खासकर हमारे प्रति भी सोच समझकर अपना भरोसा, सोच समझकर अपनी श्रद्धा अर्पित करें ताकि बाद में हिंदुओं को फिर से पछताना ना पड़े। हर की पैड़ी पर अहिंदुओं की एंट्री बैन संबंधी इन पोस्टरों ने सियासी गलियारों में भी गर्मी पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने ऐसे पोस्टरों को संवैधानिक व्यवस्था पर चोट करार दिया है। तो संविधान बदल दें पहले। ये देश सबका है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का देश नहीं है। ये कोई जायदाद नहीं है किसी की कि मेरे घर में नहीं आ सकते और उसके घर में जा सकते हैं।
ये संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान में कोई भी हिंदुस्तानी कहीं से कहीं भी जा सकता है। अगर वो कहीं क्राइम करता है तो कानून बना हुआ है उसके लिए। तो इस तरह की बातें अब ये सब बंद होनी चाहिए और इन पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। हर की पैड़ी क्षेत्र में न सिर्फ अहिंदुओं का प्रवेश बैन किया गया है, बल्कि ड्रोन उड़ाना, फिल्मी गीतों पर रील बनाने को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। करण खुराना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिंदगी को रमजान जैसा बना लो तो मौत यकीनन ईद जैसी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहां पीछे लिखा हुआ है। योगी राज में जिन चीजों पर सख्त मनाही है वो है अपराध, अवैध कब्जा, लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण, जिसको लेकर के योगी जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हैं। लेकिन लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ने धर्मांतरण के लिए उकसाकर अपने लिए खुद मुसीबत मोल ले ली। इसमें अब खुलासा हुआ है कि यह डॉक्टर अपनी डॉक्टरी किताबें नहीं पढ़ रहा था, ना ही उसे लेकर कोई किताब लिख रहा था, बल्कि केजीएमयू का ये लव जिहादी डॉक्टर एक कट्टरपंथी मैगजीन छाप रहा था, जिसका मकसद था हिंदुओं का धर्मांतरण करवाना। जिंदगी को रमजान जैसा बना लो तो मौत यकीनन ईद जैसी होगी। ये कवर पेज जो आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिस पर यह लाइन लिखी गई है, इसे पढ़िए और समझिए कि क्यों और कैसे धर्मांतरण कराने वाले डॉक्टर ऐसी लाइनें लिखवाकर मैगजीन छपवा रहे थे। नाम रखा गया था इस्लामिक मेडिकोस, जिसका सीधा संदर्भ इस्लाम और मेडिकल लाइन से जुड़े डॉक्टरों से। ये मैगजीन कोई आम मैगजीन नहीं थी, बल्कि वो थी जो हिंदुओं का ब्रेन वॉश करने के लिए दी जाती थी, इस्लाम की तरफ आकर्षित करने के लिए छापी गई थी और इसका इस्तेमाल धर्मांतरण गैंग दिल खोल कर करता था। ये कट्टरपंथी मैगजीन किसने और क्यों छपवाई, अब जरा इन किरदारों को भी समझ लीजिए। इस मैगजीन का सीधा कनेक्शन जुड़ा है केजीएमयू से धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज से। खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण के लिए उकसाने के लिए इस मैगजीन का इस्तेमाल डॉक्टर रमीज करता था। रमीज ने आगरा में पढ़ाई के दौरान इसे छपवाया था। ये मैगजीन उन छात्रों को दी जाती थी जो कॉलेज में एडमिशन लेते थे। खास टारगेट हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम छात्र भी थे, जिनमें जिहाद और कट्टर विचारों जैसी बातें इस मैगजीन के जरिए डाली जाती थी। धर्मांतरण के इस पूरे गैंग को बनाने के लिए उसने इस मैगजीन को निकालना शुरू किया था। इसके लिए उसने बकायदा कुछ लोग को इस मैगजीन से जोड़ा भी था। इसके साथ साथ रमीज इस मैगजीन में बकायदा अपना लेख भी लिखता था, जो जाकिर नाइक से प्रभावित बताया जा रहा है। इस मैगजीन में रमीज खुद आर्टिकल लिखता था और उसके साथ साथ 11 लोग भी जुड़े थे। मैगजीन में लेखकों के नाम में रमीजुद्दीन का नाम भी लिखा देखा जा सकता है। मैगजीन का टारगेट सिर्फ मुस्लिम नहीं, बाकी धर्मों के लोग भी थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि कवर पर उर्दू नहीं बल्कि अंग्रेजी के लेटर्स के जरिए अपनी बात लिखी गई है, जिससे दूसरे समुदाय के लोगों को भी समझ में आ जाए। रमीज की मैगजीन का कनेक्शन आगरा से जुड़ा तो हमारी टीम आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज भी पहुंची। रमीज ने साल 2012 में आगरा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की थी। इस दौरान वो मुस्लिम जूनियरों के साथ रहकर पूरा नेटवर्क चलाता था। एसएन मेडिकल कॉलेज में बनी इस मजार पर डॉक्टर रमीज का लगातार आना जाना बना रहता था। सुबह और शाम लगातार बताया जा रहा है कि इस पर आकर वो इबादत किया करता था और दुआएं मांगा करता था। और बताया जा रहा है कि उसके साथ कुछ उसके दोस्त भी आते थे जो उसी ग्रुप से जुड़े थे। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से ही उसका धर्मांतरण वाला रैकेट शुरू हुआ था और यहाँ भी उसके निशाने पर हिंदू लड़कियां ही थी। खुलासे के मुताबिक रमीज अपने साथी जूनियरों को हिंदू महिला डॉक्टरों से अफेयर चलाने के लिए उकसाता था, हिंदू महिलाओं पर धार्मिक टिप्पणी करता था और इन्हीं मुस्लिम डॉक्टरों को उसने कट्टरपंथी ग्रुप से भी जोड़ रखा था। इसके अलावा उस मैगजीन में लेख भी डॉक्टर रमीज खुद ही लिखता था और बताया ये भी जा रहा है कि डॉक्टर रमीज को हॉस्टल में रहना पसंद नहीं था, जिसके लिए बाकायदा उसने मेडिकल कॉलेज के बाहर अपने रहने का इंतजाम किया था। हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए बाकायदा वो उनका डेटा भी अपने पास रखता था। डॉक्टर रमीज ने लैपटॉप में लड़कियों के अलग अलग नाम रखे थे। हर फोल्डर में अलग हिंदू लड़की से जुड़ी सामग्री रखता था। यहाँ तक कि उसने बिना जानकारी के कई लड़कियों के कॉल भी रिकॉर्ड किए। रमीज शादीशुदा होने के बाद भी खुद को कुंवारा बताकर हिंदू लड़कियों को फंसाता था। बहुत कम लोगों को पता था कि उनकी शादी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद जो पीड़ित महिला है उनको भी ये पता होता कि ये शादीशुदा है, क्योंकि वो उनके सीनियर ही थे डिपार्टमेंट में, तो इतना यूजुअली पता चल जाता कि कौन शादीशुदा है कौन नहीं है। अब जब रमीज गिरफ्त में है तो उसके साथियों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
क्योंकि योगी राज में लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण की कोई जगह नहीं। जो भी लव जिहाद और लैंड जिहाद करेगा, मान करके चलिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटा है। और अब इसी जहन्नुम के टिकट की बारी रमीज और उसके कट्टरपंथी साथियों की है, जिनकी कट्टरपंथ की हर किताब का पन्ना एक एक कर योगी फाड़ कर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केजीएमयू सिर्फ कट्टरपंथी मैगजीन के लिए ही नहीं बल्कि कन्वर्जन गैंग के उन डॉक्टर्स के चलते भी सुर्खियों में है, बल्कि यहाँ कहीं बदनाम है जिनके टारगेट पर हिंदू लड़कियां थी। दरअसल केजीएमयू के एक इंटर्न डॉक्टर पर योगी फोर्स ने शिकंजा कसा। आरोप है कि डॉक्टर आदिल ने शादी का झांसा देकर न सिर्फ एक हिंदू छात्रा के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसका वीडियो भी बनाया और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी। अब सवाल यह है कि आरोपी आदिल ने हिंदू बेटी को अपने लव ट्रैप में कैसे फंसाया और कैसे सनसनीखेज कांड का पर्दाफाश हुआ। देखिए। विश्व हिंदू परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजधानी लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां महिला डॉक्टर से रेप और धर्मांतरण का विवाद अभी सुलझा भी नहीं था, इसी बीच केजीएमयू से एक हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आ गया, जिसमें आरोपी है मोहम्मद आदिल। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा मोहम्मद आदिल केजीएमयू में इंटर्न डॉक्टर है और इस पर आरोप है आदिल ने केजीएमयू में नर्सिंग की छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर हिंदू छात्रा को शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। जब नर्सिंग की छात्रा ने आदिल पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी मोहम्मद आदिल ने हिंदू छात्रा के साथ मारपीट की और फिर छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इस सारे मामलों पर जांच चल रही है और जांच के बाद ही चीजें निकल के सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके से केजीएमसी से लगातार डॉक्टरों के नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर रमीज हो और चाहे वो डॉक्टर आदिल, और उसके बाद जो पैथोलॉजी के जो डॉक्टर थे डॉक्टर वाहिद, इन सभी लोगों का जो नाम सामने आ रहा है, इससे हिंदू संगठन जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। इस मामले के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और केजीएमयू के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ करने का ऐलान किया। लिहाजा लगातार बढ़ते तनाव के बाद केजीएमयू के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। आपको बता दें कि केजीएमयू में इससे पहले भी लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े कई मामलों का खुलासा हो चुका है और हर बार की तरह आरोपी मुस्लिम ही निकलता है। जैसे इस बार आरोपी मोहम्मद आदिल है। आरोपी डॉक्टर आदिल केजीएमयू से इंटर्नशिप कर रहा था। कैसरबाग के आगा साहब की कोठी के फ्लैट में रहता था। हालांकि आदिल का ताल्लुक बरेली के रामपुर गार्डन से है, जबकि नर्सिंग की छात्रा अलीगंज के एक पीजी में रहती थी। ये आदिल का घर है, परिवार के साथ यहाँ रहता है, लेकिन हम यहाँ बार बार नोक कर रहे हैं लेकिन कोई खोल नहीं रहा है। भैया कोई है अंदर? हल्की सी आहट हो रही है लेकिन खोल नहीं रहा है कोई। लगातार जी मीडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि ये आदिल का घर है। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी डॉक्टर काफी वक्त से हिंदू छात्रा को शादी का झांसा देकर अपने फ्लैट पर बुलाता था और दुष्कर्म करता था। इतना ही नहीं, आदिल ने पीड़िता के वीडियो भी बना लिए थे जिससे वो लगातार वायरल करने की धमकी देता था। लिहाजा पीड़िता ने कैसरबाग थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर एक्शन लेते हुए आरोपी डॉक्टर आदिल पर शिकंजा कसा गया। हिंदू समाज की तरफ से यही कहेंगे कि फांसी की सजा तो जरूर होनी चाहिए और घर की कुर्की होनी चाहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के साथ फांसी की सजा होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही हमारी वो रहेगी कि ऐसे लोगों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहीं इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे कोई अब्दुल, आदिल या फिर रमीज अपने मंसूबों में कामयाब ना हो, इसके लिए माघ मेले में युवा छात्र लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ पोस्टर लेकर उतरे। इस वक्त देश में बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं लव जिहाद को लेके, और माघ मेला एक ऐसी जगह है जहाँ पे आस्था से जुड़े हुए जितने भी हिंदू हैं सब आते हैं। देश के हर कोने से आते हैं, स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं। तो इनमें जितनी भी माँ, बहनें, बेटियां हैं, सबको जागरूक करना चाहते हैं, चाहे वो भाई हो, पिता हो, बेटा हो, उन सबको हम जगाना चाहते हैं कि लव जिहाद क्या होता है और क्यों इस तरीके से लड़कियों के साथ ही क्यों हो रहा है।
तो वो संभल के रहे ऐसे लोगों से जो झूठा नाम लेके, झूठी आइडेंटिटी लेके लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उन्हें मजहब के नाम पर मार देते हैं। कहते हैं कि जो आवाज़ थाने तक पहुंच जाए ना, उस पर तो बात हो जाती है, और जो सिसकियां दब जाती है उस पर कौन बात करेगा। और ये कहीं ना कहीं हम हिंदुओं के साथ हमेशा से हो रहा है। और आज अगर हम यहाँ पे आके आवाज़ उठाने का सिर्फ एक रीज़न है कि अगर हमारी वजह से कोई एक बेटी भी बच गई ना, तो हमको लगेगा बहुत बड़ी बात हमने करी। इसमें कोई शक नहीं कि यूपी समेत देश के कई सूबों में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाना, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी हिंदू बेटी को इस तरह प्रताड़ित न होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जहां एक तरफ केजीएमयू के लव जिहादियों का इलाज करने में योगी सरकार लगी है, तो वहीं ऑन द स्पॉट हिसाब एक और भाईजान का योगी फोर्स ने कर दिया। इस भाईजान ने तो हिंदू बेटी की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ कर दिया था। हमीरपुर के अफान ने नाबालिग बेटी के साथ जो किया, उसके बाद अब अफान योगी फोर्स का तूफान झेल रहा है। बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। योगी जो कहते हैं वो करते हैं और एक्शन में देर भी नहीं लगाते। अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटा ये शख्स इसकी गवाही दे रहा है। जो अपराधी इस वक्त अपने पैरों पर ठीक से चल भी नहीं पा रहा और जिसे कंधों की जरूरत पड़ रही है, इसका नाम अफान है। ये वो है जिसने लव जिहाद किया, हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म किया, उसका अश्लील वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल भी कर दिया। और अब जब वो योगी फोर्स के हाथ से चढ़ा तो वही हुआ जो उसके जैसे हर अपराधी के साथ यूपी में होता है। मामला यूपी के हमीरपुर का है, जहां एक नाबालिग हिंदू बेटी की अश्लील वीडियो वायरल होने पर बवाल मच गया था। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए थे। आरोप अफान नाम के शख्स पर था, जिसके घर पर भी हिंदू संगठन पहुंचे और उसकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। मांग थी कि जल्द से जल्द इस घिनौनी हरकत करने वाले को सजा मिले, क्योंकि अफान ने जो किया उसे सुनकर हमीरपुर के हर शख्स का खून खौल उठा। आरोप है कि अफान ने पहले तो खुद को हिंदू बताकर लड़की से दोस्ती की, लड़की के साथ रिश्ता कायम किया, चोरी छिपे आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किए, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। जब लड़की नहीं मानी तो उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। आज किसी एक बेटी के ऊपर इस तरीके का अत्याचार हुआ है, कल को किसी के घर में भी हो सकता है। हमारी योगी जी से सिर्फ इतनी डिमांड है कि जो ये कांड हुआ है उसमें पूरी जांच की जाए, इन लोगों की सारी संपत्ति देखी जाए, इस व्यक्ति को फांसी जरूर दी जाए। अफान की इस हरकत के बाद बारी अब उसके पक्के इलाज की थी। बस फिर क्या था, पहले तो अफान को गिरफ्तार किया गया। जब मोबाइल फोन ट्रेस करने के लिए पुलिस आरोपी के साथ जंगल पहुंची तो वहां उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में योगी फोर्स ने गोली चलाई और अफान का हिसाब पूरा हो गया। जब अपराध में जो उपयोग किया गया मोबाइल था, उसको बरामदगी के समय वो उसने भाग के पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें उसके दाहिने पर गोली लगी है। में धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था और नाबालिग लड़की का दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा के बाद हिंदू बेटी को धमकाने वाले अफान का ये हाल हुआ कि उसके पैरों पर पट्टी बंधी थी, खुद चल नहीं पा रहा था और योगी फोर्स से रहम की भीख मांग रहा था। अब पुलिस उसका हिसाब किताब करने के बाद उसके पिता की भी कुंडली निकालने में लगी है। बताया जा रहा है कि अफगान कस्बे के बड़े लकड़ी माफिया का बेटा है और अब प्रशासन उसके पिता के कारोबार की भी जांच कर रहा है। यानी एक एक कर अफान के लिए आने वाला वक्त भी बड़ा तूफान लाने वाला है, क्योंकि योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो सीधा जहन्नुम का टिकट कटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपराध मुक्त यूपी, सीएम योगी का मिशन, और योगी के इस मिशन में भाईजान ने भी आहुति दी। तमाम गुनाहों और साइबर ठगी को छोड़कर, वो भी कुरान पर हाथ रखकर। दरअसल यूपी मथुरा का एक मुस्लिम बहुल गांव, जिस पर मिनी जमतारा का ठप्पा लगा था, उस गांव के तमाम लोगों ने पुलिस और प्रशासन के सामने शपथ ली कि वो कभी साइबर ठगी नहीं करेंगे। आखिर योगी ने यूपी के जामताड़ा को कैसे सुधार दिया, देखिए। हमारे यहाँ पे साइबर क्राइम चल रहा था OLX का। इंशाल्लाह ये काम नहीं होगा, नहीं। कोई भी गलत काम गांव के अंदर नहीं होगा। ये दृढ़ संकल्प नहीं।
हमें मालूम है दौलतपुर ग्राम के अंदर क्राइम नहीं होगा, ये एक मिसाल बन जाएगी। अब इसे सीएम योगी का खौफ कहिए या फिर योगी के साइबर कमांडो फोर्स की दहशत, क्योंकि यूपी के जिस गांव को मिनी जामताड़ा कहा जाता था, जहां हर गली मोहल्ले में साइबर ठग खुलेआम घुमा करते थे, अब उसी गांव में पंचायत बुलाकर पुलिस और प्रशासन के सामने शपथ ली गई है कि अब यूपी के इस गांव से मिनी जामताड़ा का ठप्पा हटेगा। गांव का कोई भी शख्स साइबर क्राइम को अंजाम नहीं देगा। देखो, हर गांव में के सबसे पिछड़ा मुसलमान है, हमारा गांव एक बैकवर्ड में पड़ता है, तो इसमें जो ये साइबर से हम पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो सम्मानित व्यक्ति हैं, अगर पुलिस आती है या कोई भी, तो हो सकता है फ्रॉड तो भाग जाते हैं, तो सम्मानित व्यक्ति हैं जो उनको ठेस पहुंचती है। तो हम यही चाहते हैं कि ये पूरा जो हमने निर्णय लिया है, ये हमारा पूरा, ये शुरू से एंड तक हम यानी एंड कर देंगे इसका। मथुरा के दौलतपुर गांव में महापंचायत हुई, जहां आसपास के गांव के लोग भी जुटे। इस इलाके में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और सबसे अहम बात ये कि इन तमाम गांवों में रहने वाले युवक साइबर ठगी के लिए कुख्यात हैं। दरअसल कई अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। योगी फोर्स ने कई अपराधियों की संपत्तियों की कुर्की भी की है। इसके अलावा कई साइबर ठगों का एनकाउंटर किया गया है। इलाके के शातिर ठगों पर भारी भरकम इनाम भी घोषित किया गया है। लिहाजा इसी बदनामी के दाग को धोने के लिए गांव के लोगों ने पंचायत कर शपथ ली, ताकि गांव के युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो। क्योंकि अगर इसी तरह भाईजान साइबर ठगी के गुनाहों को अंजाम देते रहे तो योगी यूपी के मिनी जामताड़ा को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। स्मार्टफोन पकड़ लेगा तो फिर उसके बाद वो जिद्दी हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, एक समय आप धोखे में स्वयं हो जाएंगे। उससे बचिए। दूसरा, स्मार्टफोन बंद करके रखिए जब आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि साइबर ठगी पर लगाम लगाने की सीएम योगी ने तमाम जिलों में साइबर थाना और साइबर कमांडो फोर्स को तैनात किया है, ताकि यूपी का कोई भी जिला, कोई भी शहर, कोई भी गांव डिजिटल ठगी के चंगुल में न फंस पाए। किसी भी रूप में ऑनलाइन ठगी को पनपने नहीं दिया जाए। हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में साइबर थाने की भी स्थापना की है। सभी 1587 थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात मुंबई के चुनाव की कर लेते हैं, जिसमें आज जो हुआ वो अपने आप में ऐतिहासिक है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत हुई, तो वहीं बुर्का और हिजाब वाली राजनीति को मुंबईकरों ने रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी का जो फॉर्मूला सुपरहिट हुआ, वो वही फॉर्मूला है जिसकी नींव विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने डाली थी। जय श्री राम वाले ही मेयर बैठेंगे, कटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की लहर ऐसी चली। हिजाब मराठी मुद्दा ऐसे फेल हुआ कि बीएमसी चुनाव में 3 दशक बाद मुंबई की सत्ता से ठाकरे बेदखल हो गए। बीजेपी का 25 साल का वनवास खत्म हो गया। ठाकरे परिवार का राज अभी वो इतिहास हो गया। अब नया अध्याय शुरू हो गया है और नए अध्याय के अंदर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी साहब के नेतृत्व में मुंबई में जो मुंबई के लोगों को चाहिए था वो सारा मुंबई के लोगों को मिलेगा। विधानसभा चुनाव में महायुति ने जो बम्पर जीत हासिल की थी, उसका सिलसिला अभी भी जारी है। बीजेपी ने बीएमसी चुनाव में पहली बार बहुमत हासिल किया है। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। इस जीत से सबसे बड़ा झटका लगा है ठाकरे ब्रदर्स को, क्योंकि मराठी का एजेंडा लेकर चले उद्धव और राज कई सालों बाद साथ आए। उन्हें लगा कि जनता उनके साथ जाएगी, लेकिन जनता को ठाकरे ब्रदर्स नहीं, बीजेपी पसंद आई। इसकी वजह क्या रही वो भी जान लीजिए। मराठी मानुस का नैरेटिव फेल हो गया। शिवसेना उद्धव गुट के लिए एमएनएस कमजोर कड़ी साबित हुई। दोनों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा। मतदाताओं को लगा कि दोनों भाई सत्ता के लिए साथ आए, जनता का भरोसा जीतने में नाकाम रहे। खुद बीजेपी भी मानती है कि तुष्टीकरण की राजनीति ठाकरे ब्रदर्स को ले डूबी। हिंदुत्व का मार्ग इन्होंने छोड़ दिया और इन्होंने
बड़े पैमाने पे जो इस्लामीकरण और जिहादों का जो मार्ग है उसके ऊपर चलना चालू हो गया है। उनके जो विजय रैली निकले वहाँ, जीत की रैली निकले वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद, सर तन से जुदा देने वाले लोग इनको बार बार मदद करेंगे। जिसने भी हिंदुत्व छोड़ा है उनका कुछ ठीक हुआ नहीं है, वो खत्म ही हुआ है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में दो चीजें आज बदल गई। एक तो बीएमसी पर कई दशकों से चला आ रहा ठाकरे परिवार का दबदबा खत्म हो गया। दूसरा, महाराष्ट्र हज कमेटी का इतिहास बदल गया। पहली बार हज कमेटी का सीईओ एक हिंदू बन गया है, जिसके बाद मुस्लिम मोहल्लों में खलबली मची हुई है। मियां भाई बेचैन हैं और इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। ये अच्छा मूव है, इसमें अलग नजरिया मिलेगा, अलग इनपुट मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है, लीगली भी गलत है और मोरली भी गलत है। हज कमेटी का चीफ हिंदू हो गया। हिंदू चलाएंगे हज कमेटी, भाईजान ने छाती पीटी। पहली मर्तबा ये देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में कि हज कमेटी का जो चेयरमैन है वो एक नॉन मुस्लिम को बना दिया बीजेपी ने। महाराष्ट्र बदल रहा है। एक तरफ बीएमसी में 25 सालों से चली आ रही ठाकरे परिवार की बादशाहत खत्म हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार महाराष्ट्र हज कमेटी में गैर मुस्लिम शख्स यानी एक हिंदू को चीफ बनाया गया है। महाराष्ट्र राज्य हज कमेटी के इतिहास में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी मनोज जाधव को कमेटी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। हज कमेटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी गैर मुस्लिम अधिकारी को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सरकार के इस फैसले पर बवाल मचा हुआ है, भाईजान भड़के हुए हैं। ये बड़ी ताज्जुब की बात है ये कि आजादी से लेकर अब तक पहली मर्तबा ये देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में कि हज कमेटी का जो चेयरमैन है वो एक नॉन मुस्लिम को बना दिया बीजेपी ने। अरे किस तरह से आप कर रहे हो? उनको तो हज करने का भी अधिकार नहीं है, वो तो अलाउड ही नहीं है हज का। उनको क्या पता है हाजी के क्या क्या अरकानात होते हैं, हज पे जो जाने वाला था हाजी के लिए उसको क्या पता है? क्या पूरे महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी सरकार को कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिला जो हज कमेटी का चेयरमैन बन सके? हम तो इसका एहतजाज कर रहे हैं, हमको ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है कि कैसा एक नॉन मुस्लिम को बना सकते हो आप हज कमेटी का चेयरमैन। भारत में मुसलमानों की हज यात्रा और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं के प्रबंधन के लिए भारतीय हज समिति और राज्य हज समितियों की स्थापना के लिए बनाया गया कानून है, जिसे हज कमेटी एक्ट कहते हैं। इसी एक्ट के तहत ही हज यात्रियों के चयन, उनके आवास, परिवहन और कल्याण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। ये एक्ट कहता है राज्य हज कमेटी का सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए। हज के लिए बने मुस्लिम अफसरों का पैनल ही सीईओ का सिलेक्शन कर सकता है। ऐसे में एक गैर मुस्लिम को राज्य हज कमेटी का सीईओ बनाए जाने से मुस्लिम समाज भड़का हुआ है और इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कह रहा है। अरे क्या कभी किसी को आप, मैं बोलूंगा किसी मंदिर का किसी को ट्रस्टी बना दोगे क्या? आप नहीं बनेंगे ट्रस्टी। तो बहुत ये बात है, ये तो हज कमेटी का चेयरमैन, ये जिसको हज के बारे में नहीं मालूम, हाजियों का क्या क्या फैसिलिटी देना होता है नहीं पता, वहाँ जा नहीं सकते ये हज करने के लिए, कुछ नहीं, ऐसे को आपने बना दिया। तो ये तो सरकार की धांधली है ना, इस पे हम एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह जो भी कदम उठाना होगा कानूनी कार्रवाई भी इसके खिलाफ हम करेंगे। हमको इसको चैलेंज करना पड़ेगा और मैं तमाम हमारी मुस्लिम तंजीमें हैं, जितनी एनजीओज है, जितने बोर्ड्स हमारे हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जितने हमारे सुन्नी जमात है, हमारे तबलीग जमात है, तमाम जो इसमें बहुत आगे रहते हैं, उन सबसे गुजारिश है कि विदिन 2-3 डेज इसको चैलेंज करना चाहिए हाई कोर्ट में। मैं तो इंशाल्लाह 17-18 तारीख को हाई कोर्ट में रिट फाइल करने वाला हूं। एक गैर मुस्लिम को हज कमेटी का नया सीईओ बनाए जाने को लेकर मुस्लिम मोहल्ला क्या सोच रहा है, हमने वो भी जानने की कोशिश की। आज तक हिंदुस्तान की तारीख जब से बनी है तब से वहाँ का हज कमेटी का सीईओ मुसलमान ही रहता है और जो स्टेट हज कमेटी एक्ट है उसके अंदर भी लिखा गया है कि मुसलमानी होना चाहिए। इस देश में हमेशा से मुसलमानों के मजहबी मामलात के लिए एक प्रावधान रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये सरकार आकर उसको कहीं ना कहीं तोड़ना चाहती है, उसको ख़राब करना चाहती है और उसमें भी ये सियासत करना चाहती है। जो हज कमेटी वो मुसलमानों के लिए ही बनाई गई है ताकि वो जो भी होता है सरकारी दौर से ही होता है, लेकिन इसमें मुस्लिम ही होना चाहिए, इसलिए यही ज़रूरी है। मनोज जाधव ने महाराष्ट्र हज कमेटी के निवर्तमान सीईओ शेख इब्राहिम शेख असलम की जगह ली है, लेकिन जाधव की नियुक्ति पर महाराष्ट्र में संग्राम छिड़ता दिख रहा है। भाईजान छाती पीट रहे हैं और कोर्ट जाने की चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जिसका प्रोपोगेंडा तो ऐसे उसके चेले चलाते हैं जैसे न जाने मुल्क में क्या क्या हो रहा है।
लेकिन हर बार उसकी असलियत उसकी तस्वीरों से दिख जाती है। ऐसी ही तस्वीरें आज बलूचिस्तान से आई हैं, जिसमें कई हिस्सों पर अब कब्जे का दावा किया जा रहा है और अब धीरे धीरे हाल ये हो गया है कि मुनीर के हाथ से बलूचिस्तान बस अब निकला कि तब निकला। जो मुनीर पिटे होने के बाद प्रमोशन ले लेता है, खुद के प्रोपेगेंडा वीडियो बनाता है, ट्रंप की चमचागिरी करके भी हाथ मलते रह जाता है, उस मुनीर ने पाकिस्तान का हाल देखो क्या कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है। पीओके तो उसके हाथ से जाएगा ही, अब बलूचिस्तान भी लगभग अलग हो चुका है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। सड़कों पर बंदूकें लिए जो लोग खड़े आपको दिख रहे हैं, वो बलोच लड़ाके हैं, जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने बलूचिस्तान के खारान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर दिया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें दिख रहा है कि हथियारों के साथ बलोच लड़ाके अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। ये बड़ा हमला कल अंजाम दिया गया, जब बड़ी संख्या में हथियारबंद होकर बलोच लड़ाके खारान में दाखिल हुए, अलग अलग इलाकों में हमले शुरू कर दिए। इसमें पुलिस थाने को निशाना बनाया गया और सरकारी और निजी बैंकों में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी गई। पुलिस थाने पर हमला करने के लिए इन लड़ाकों ने जेल में बंद कैदियों को भी छुड़वाया। अब जबकि पाकिस्तान हुकूमत इसे आतंकी हमला बता रही है, तो वहीं बलूचिस्तान के लोग थे जो कि इन लड़ाकों से डरने की जगह उनके साथ सेल्फियां खिंचवा रहे थे। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। ये दशकों से स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA जैसे संगठन यहाँ पर एक्टिव हैं, जिसने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए कई घातक हमले किए। कई इलाकों में पाकिस्तानी सुरक्षा बल बैकफुट पर नजर आए और कुछ स्थानों पर सरकारी संस्थानों को आग के हवाले कर दिया गया। अब जबकि ये हमले मुनीर और उसकी सेना पर हावी होते जा रहे हैं, तो वो बलूचिस्तान की आवाजें खामोश करने के लिए निर्दोष लोगों पर हमले करने में लगा है। खैर, मुनीर अब कर भी क्या सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे एक एक कर हर कोई उसके जुल्म से तंग आकर पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है। जहां एक तरफ बलूचिस्तान ने मुनीर की नींदें उड़ा रखी हैं, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में TTP ने मुनीर की सेना की रेल बना रखी है, जहां अलग अलग इलाकों में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने में लगे हैं। इसके अलावा POK की जनता भी विद्रोह कर रही है। आए दिन सड़कों पर आजादी के नारे लगते हैं। इतना ही झटका मुनीर के लिए कम नहीं था कि सिंध भी अलग देश की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। ऐसे में अब पाकिस्तान के खंड खंड होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां मुनीर सिर्फ अपने फर्जी जनरलों के साथ मिलकर अमेरिका के चक्कर काटता रह जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ एक एक कर पूरा पाकिस्तान उसके हाथ से निकल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकी हाफिज सईद तो फिल्म में दुबका है, लेकिन हाफिज का गुर्गा पाकिस्तान में बैठकर खुलेआम हिंदुस्तान को गीदड़ भपकी दे रहा है। और तो और समंदर में पाकिस्तान को शहंशाह बनाने का ख्वाब भी देख रहा है। मगर कैसे पाकिस्तान का गाजी समंदर में दफन होगा, देखिए इस रिपोर्ट। यह हाफिज सईद का सबसे खास गुर्गा है। नाम है सैफुल्लाह खालिद कसूरी। हाफिज ने इसे लश्कर का डिप्टी चीफ भी बना रखा है। आखिर क्यों? उसके पीछे की वजह है सैफुल्लाह की जहरीली जुबान, जो सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ जहर ही उगलती है। इसी जहरीली जुबान से हाफिज का गुर्गा हिंदुस्तान को गीदड़ भपकी देता रहता है। लश्कर के इस आतंकी का दावा है कि साल 2026 में पाकिस्तान समंदर की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, समंदर पर राज करेगा। और कहीं न कहीं इस दावे के पीछे ये भी संकेत है कि इस दफा पाकिस्तान समंदर के रास्ते किसी नापाक साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। तो शायद सैफुल्लाह भूल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का हश्र क्या हुआ था। जिस मंच पर लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद कसूरी ने बड़े बड़े दावे किए, उसी मंच पर लश्कर के ही कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने ऑपरेशन सिंदूर की दहशत को खुलेआम कबूल किया। बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पिटा था, कैसे लश्कर और जैश के आतंकी अड्डे तबाह हुए थे। साल 2025 में पाकिस्तान पिटा था जमीन से लेकर आसमान तक, और साल 2026 में तो पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को समंदर में ही दफन कर दिया जाएगा। भले ही लश्कर जैश जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर कोई भी साजिश रच ले, हिंद के समुद्री जंगबाज हर साजिश और हर गाजी को जलमग्न कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।